अब हम लाइन 164 से लेकर जो कि शुरू होती हैं, एंड मेक देम ड्वेलर्स इन द हर्ट्स ऑफ मैन नाउ लिविंग ऑफ टू लिव इन फ्यूचर ईयर्स से लेकर लाइन 200 तक, जो कि है डिड लाइक अ पेस्टिलेंस मेंटेन इट्स होल्ड। तो यहाँ तक अब समझते हैं, इसको इंटरप्रेट करते हैं हिंदी में। बहुत समय पहले की बात है जब दुनिया में बड़े बड़े योद्धा और वीर राजा हुआ करते थे। इन राजाओं और योद्धाओं की बहादुरी की कहानियाँ लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। जैसे आज भी हम बहादुर इंसान को याद रखते हैं, वैसे ही उनकी यादें लोगों के दिलों में जिंदा रहती थी। कभी कभी कुछ राजा अपनी मर्जी चलाते थे और गलतियां भी कर बैठते थे, लेकिन फिर भी उनकी कुछ बातें ऐसी होती थी जो हमेशा याद रखी जाती थी, जैसे कोई पुरानी प्रेम कहानी जो धीरे धीरे सुनाई जाती है। कभी कोई चरवाहा अपनी बांसुरी बजाता हुआ खेतों में घूमता था, या कोई योद्धा अपनी तलवार और भाले के साथ दुश्मनों से लड़ता था। वे अपनी ढाल को ऐसे पकड़ते थे जैसे वह उसका सबसे अच्छा दोस्त हो। उनकी बहादुरी की कहानी हवा में ऐसे तैरती थी जैसे कोई सुंदर गीत गा रहा हो। इन योद्धाओं ने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और अपनी तलवारों से दुश्मनों को हराया। उन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, कभी किसी से डरे नहीं और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। उनका विश्वास इतना मजबूत था कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता था। कभी कभी कुछ महान लोग चुपचाप इस दुनिया से चले गए, जैसे मिथर्डेट्स नाम का एक राजा जो उत्तर की ओर चला गया और बादलों में छिप गया, मतलब किसी को पता नहीं चला कि वह कहाँ गया। ओडियन नाम का एक और महान राजा था जिसे लोग देवताओं का पिता मानते थे। उसकी जाति के लोग उसके दोस्त रोम में साम्राज्य में मारे गए थे। स्पेन से भागकर खुशहाल द्वीपों पर चले गए। वहाँ उन्होंने अपने घर बनाए, अपनी कला और ज्ञान को फैलाया और धीरे धीरे उस जगह के होकर रह गए। वे धीरे धीरे कम होते गए, लेकिन उनकी आत्मा आज़ाद थी। लगभग 1500 साल तक यूरोप में एक ऐसा समय आया जब बहुत शक्ति और ताकत थी, लेकिन वह ऐसी थी जैसे कोई बीमारी धीरे धीरे अंदर ही अंदर सब कुछ खत्म कर रही हो। उस समय में कुछ ऐसे महान और साहसी लोग भी हुए जिनकी कहानियाँ हमेशा याद रखी गई। अगर मैं उन महान वीरों के बारे में लिखूं तो ऐसी कहानी बनेगी जो हमेशा लोगों को याद रहेगी। उस जमाने में कुछ घमंडी और क्रूर राजा भी होते थे, लेकिन कुछ ऐसे नेक और ऊंचे विचार के लोग भी थे जिन्होंने हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ दिया। यह उन वीरों और उस समय की कुछ झलकियां हैं। उनकी कहानियां हमें आज भी बहादुरी और सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। अब आगे की लाइनें जो कि शुरू होती है, एंड वेस्टेड डाउन बाय ग्लोरियस डेथ दैट रेस, और 222 तक, यानी अ टेल फ्रॉम माई ओन हार्ट मोर नियर अकिन तक की इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब सुनो उन बुरे समयों की बात जब कुछ राजा बहुत जुल्म करते थे। उस समय में भी कुछ ऐसे नेक और ऊंचे विचार वाले लोग थे जिन्होंने चुपचाप बहुत दुख सहे, सिर्फ सच्चाई के लिए। उनका नाम शायद इतिहास की किताबों में नहीं लिखा गया, लेकिन वे बहुत हिम्मत वाले थे। या फिर सोचो उस एक फ्रांसीसी आदमी के बारे में जिसने लगातार अपनी सोच और अच्छे कामों से लोगों को बहुत प्रभावित किया। और उन लोगों के बारे में सुनो जिन्होंने पहली बार भारत के द्वीपों को जीता था। वे अकेले ही समुद्र पार करके आए थे, किसी को आराम देने नहीं, बल्कि उस जुल्म करने वाले को कमज़ोर करने के लिए, जैसे एक तेज़ हवा प्यासी धरती को सुखा देती है। गुस्तावस नाम के एक राजा थे। जब उन्हें मदद की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने डेलकार्लिया की खदानों में जाकर लोगों से सहायता मांगी। फिर बात करते हैं वेलेस की, जिसने स्कॉटलैंड के लिए लड़ाई लड़ी। उसका नाम एक जंगली फूल की तरह पूरे देश में फैल गया, जो पहाड़ों और नदियों के किनारे अपने आप उग आता है। वेलेस के काम, उसकी बहादुरी की कहानियाँ उस देश के लोगों के दिलों में ऐसे बस गई जैसे किसी परिवार के पुराने सदस्य हमेशा याद रहते हैं। उसने लोगों के दिलों में आज़ादी और अपनी मर्जी से जीने की एक मजबूत भावना कर दी। कभी कभी मुझे लगता है
कि अपने ही दिल में एक कहानी बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, जो ज़्यादा अपनी सी लगे। यह उन गुमनाम नायकों और जाने माने वीरों की कहानी है जिन्होंने मुश्किल समय में भी हिम्मत और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। उनकी कहानियाँ हमें सिखाती है कि चाहे हालात कैसे भी हो, हमें हमेशा सही के लिए खड़े रहना चाहिए। अब हम देखेंगे टू माई ओन पैशंस एंड हैबिचुअल थॉट्स से लेकर एंड रेंडर्स नथिंग बैक तक का इंटरप्रिटेशन इन हिंदी। तो कभी कभी हमारी अपनी आदतें और मन में चलने वाली बातें हमें एक ही तरह की कहानी में उलझा देती है, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जैसे सूरज की तेज रोशनी अंधेरे को मिटा देती है। एक नई इच्छा, एक नया सपना हमारे अंदर जागता है और हमारी पुरानी सोच कहीं खो जाती है। हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी की छोटी छोटी बातों में ही गहरी बातें ढूंढने लगते हैं, जैसे कोई शांत जगह जहां हम बैठकर अपने विचारों को सुन सकते हैं। हमारे दिल में दबी हुई पुरानी भावनाएं फिर से जाग उठती है, जैसे किसी पुरानी कविता की धुन फिर से सुनाई देने लगे। लेकिन कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और हम खुद को भ्रमित कर लेते हैं, हमारी पुरानी यादें और आज की समझ आपस में टकराने लगती है। हम ऐसी चीज़ों की चाहत करने लगते हैं जो शायद हमारे लिए नहीं बनी हैं। हम डरते हैं कि कहीं हमारी आज़ादी छीन ना जाए, इसलिए हम हर काम को टालते रहते हैं। कभी कभी हम दिखावा करते हैं, दुनिया को नीचा दिखाते हैं, सिर्फ अपनी छोटी सी स्वार्थ को पूरा करने के लिए। हम अपनी कमज़ोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सादगी और सच्चाई में ही असली ताकत होती है। दिखावा करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि हम खुले मैदानों और गांवों में घूमें, समय का हिसाब न रखें और बेकार की चिंताओं को छोड़कर आराम करें। बड़ी बड़ी बातें करने और ऊंचे सपने देखने से ज़्यादा अच्छा है कि हम एक ऐसी ज़िंदगी जिए जो शांत और सच्ची हो। अगर हम हमेशा अपनी ही तारीफ करते रहें और दूसरे को नीचा दिखाएं, तो हमारा मन कभी शांत नहीं रह पाएगा। हम हर काम हमें मुश्किल लगेगा और हमारे अंदर एक खालीपन महसूस होगा। हमारी उम्मीदें अधूरी रह जाएगी। यह मेरी अपनी कहानी है कि मैं अक्सर शांत रहना पसंद करता हूँ। शायद मेरी चुनी हुई राह में कुछ कमी है, या शायद यह पूरी तरह से सही है। कभी कभी जब हम बहुत कुछ चाहते हैं और अपने ही विचारों में खो जाते हैं, तो हम सच्चाई से दूर चले जाते हैं। हम ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, जैसे कोई ऐसा खजाना जिसे कभी पाया नहीं जा सकता। यह जिंदगी एक ऐसे नौकर की तरह है जिसे बहुत कुछ मिला है, लेकिन वह वापस कुछ नहीं देता। वह सिर्फ चीज़ों को इधर उधर करता रहता है और अंत में खाली हाथ चला जाता है। तो इस कविता की इन पंक्तियों में हमें सीखते हैं कि हमें दिखावे से दूर रहना चाहिए, सरल और सच्ची जिंदगी जीनी चाहिए और हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। अब हम देखेंगे Was it for this that one, the fairest of all rivers, loved to bend his murmurs with my nurse's song से लेकर amid the fretful dwelling of mankind तक। यह एक नदी के बारे में है जिसका नाम डवेटर्स है। क्या है? ड्वेटर्स। ड्वेटर्स नहीं है, डरवेंट है। DERWENT, डरवेंट। यह नदी बहुत सुंदर थी, जैसे सभी नदियों में सबसे प्यारी। उसे मेरी नर्स, जो बचपन में मेरी देखभाल करती थी, ने गाने के साथ अपनी मधुर आवाज़ मिलाना बहुत पसंद था। उस नदी का पानी जो ऊंचे पेड़ों की छांव और पत्थरों से गिरता हुआ झरने से आता था और उथली जगहों से धीरे धीरे बहता था, एक आवाज़ बनकर मेरी सपनों में गूंजता था। अब कवि नदी से पूछ रहा है, ओ डरवेंट, क्या तुम इसलिए घास के मैदानों के बीच घूमती रहती हो जहाँ मैं एक छोटा बच्चा होकर अपनी माँ की गोद में लेटा तुम्हें देखता था? क्या तुम लगातार ऐसी मीठी आवाज़ें बनाती थी जो मेरे विचारों को शांत करती थी और मुझे एक बच्चे की कोमलता से ज़्यादा कुछ सिखाती थी, जबकि मैं इंसानों की इस शोरगुल वाली दुनिया में बड़ा हो रहा था? तो ये जो कविता की जो लाइन है इस नदी के बारे में है, जो कवि के बचपन से जुड़ी हुई है।
नदी की मधुर आवाज़ें और उसका शांत बहना कवि के मन पर गहरा प्रभाव डालते थे और वह सोचता है कि क्या नदी ने जानबूझकर उसे इतनी प्यारी यादें दी। यह एक तरह से प्रकृति और एक बच्चे के बीच के सुंदर रिश्ते की कहानी है। A forest dim earnest of the calm that nature breathes among the hills and groves। तो यह एक छोटी सी झलक है। इन लाइनों में हम एक छोटी सी झलक देखते हैं उस शांत माहौल की जो प्रकृति हमें देती है, खासकर ऊंची पहाड़ियों और हरे भरे बागों में। तो सोचो, जैसे सुबह होने से पहले थोड़ी शांति होती है, एक हल्की सी खामोशी जो बताती है कि अब सब शांत होने वाला है। यह पंक्ति कुछ ऐसे ही शांति के बारे में बात कर रही है जो हमें प्रकृति में मिलती है। पहाड़ों और छोटे छोटे बागों के बीच प्रकृति एक गहरी और शांत सांस लेती है। यह सांस ऐसी है जैसे कोई बहुत प्यार से धीरे धीरे हवा छोड़ रहा है, जिसे सब कुछ शांत और सुकून भरा महसूस होता है। यह पंक्तियाँ हमें बताती है कि प्रकृति में, खासकर पहाड़ों और पेड़ों के बीच, एक स्वाभाविक शांति होती है। यह शांति गहरी होती है और ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद ही शांत हो रही है। यह वैसी ही शांति है जो हमें किसी शांत जगह पर जाने पर महसूस होती है, जहाँ कोई शोर नहीं होता और सब कुछ स्थिर लगता है। When he had left the mountains and received on his smooth breast the shadow of those towers, से लेकर a naked savage in the thundered shower तक समझते हैं। तो इन पंक्तियों में हम देखेंगे कि बचपन की यादों के बारे में है, जब कवि पहाड़ों से नीचे एक नदी के किनारे पर रहता था। वह नदी उसकी प्यारी दोस्त थी और वह गर्मी के दिनों में उसके पानी में खूब खेलता था। उसे धूप में लेटना, पानी में डुबकी लगाना और बारिश में बिना कपड़ों के नहाना खेलना बहुत पसंद था। यह सब उसे ऐसा महसूस कराता था जैसे वह एक आज़ाद और खुशहाल बच्चा हो प्रकृति के बीच में। तो जब वह पहाड़ों को छोड़कर नीचे आया तो उसने अपनी छाती पर उन ऊंचे ऊंचे टावरों की परछाई देखी, जो अब टूटे हुए स्मारक की तरह खड़े थे, पुराने ज़माने की याद दिलाते हुए। एक चमकीली नीली नदी हमारे घर के किनारे से बहती थी। वह एक प्यारी सहेली की तरह थी, जिसके साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अरे, कितने सारे दिन मैंने उस नदी के किनारे बिताए हैं जब मैं 5 साल का छोटा बच्चा था। उस नदी की एक छोटी सी धारा जो उससे अलग होकर एक चक्की के पास जाती थी, वहाँ मैंने गर्मी की एक पूरे दिन खूब नहाया। कभी धूप में लेटकर शरीर को सुखाया तो कभी पानी में डुबकी लगाया। पूरी गर्मी का दिन ऐसा ही बीतता था। कभी मैं रेतीले खेतों में दौड़ता जहाँ पीले रंग के फूल खिले हुए थे, या फिर पत्थरों और पहाड़ियों के पास जंगलों में घूमता। दूर सिकड्डा नाम की ऊंची पहाड़ी आसपास के नीचे सुनहरी चमकती हुई खड़ी थी। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी गर्म देश के मैदानों में पैदा हुआ हूँ और अपनी माँ की झोपड़ी से निकलकर मैं बिना कपड़ों के बारिश के पानी में खेलने के लिए दौड़ पड़ता था, जैसे कोई जंगली बच्चा खेल रहा हो। इस कविता में हम उनकी बचपन की यादें देख रहे हैं कि उन्हें कैसे कैसे खेतों में घूमना, नहाना, धूप सेकना, मिट्टी में खेल कर फिर आराम करना, ये सब पसंद था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लाइन 301 से लेकर जो कि स्टार्ट होती है। फेयर सीड टाइम हैड माई सोल एंड आई ग्रीव अप, फोस्टर्ड अलाइव माई ब्यूटी एंड माई फियर से लेके ऑलमोस्ट एज साइलेंट एज द टर्फ दे ट्रोड। तो इन पंक्तियों में हम पाएंगे कि एक बच्चा जो प्रकृति के बीच बड़ा हो रहा है, वह अपने जन्म स्थान को बहुत प्यार करता है, लेकिन वहाँ की कुछ बातें उसे दुखी भी करती है। रात में वह अकेले घूमता है और शिकार करता है और उसे ऐसे लगता है जैसे वह उस शांत जगह की शांति को भंग कर रहा है।
उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है जो शायद उसके मन की ही आवाज़ें हैं। यह कहानी हमें दिखाती है कि बचपन में हमें कई तरह की भावनाएं महसूस करते हैं और कभी-कभी ऐसा काम कर जाते हैं जो शायद सही नहीं होते। तो जो कवि होता है वो कहता है कि मेरा बचपन एक अच्छे बीज के समय की तरह था और मैं सुंदरता और डर लोग दोनों के साथ बड़ा हुआ। मेरा जन्म स्थान मुझे बहुत पसंद था और भले ही हम बाद में कहीं और चले गए, वहाँ की यादें हमेशा मेरे साथ थी। 10 साल की उम्र से पहले जब मैं पहाड़ों की ढलानों पर रहता था, ठंडी हवा और बर्फ के कारण आखिरी पतझड़ के फूल मुरझा जाते थे, तो मुझे बहुत दुख होता था। अपनी पीठ पर फंदों का थैला लटकाकर मैं खुले हरे मैदानों में घूमता था जहाँ जंगली मुर्गे दौड़ते थे। आधी रात तक एक फंदा हटाकर दूसरा लगाता रहता था। उस वक्त मेरे ऊपर चांद और तारे चमक रहे होते थे। मैं अकेला था और ऐसा लगता था जैसे मैं उस शांति को भंग कर रहा हूँ जो उस जगह पर छाई हुई थी। कभी कभी उन रातों में घूमते हुए मेरे मन में एक बहुत तेज इच्छा जाग उठी थी जो मेरी समझदारी पर हावी हो जाती थी, और वह पक्षी जो किसी और के जाल में फंसा हुआ था मेरे शिकार बन जाता था। जब वह काम हो जाता था तो मुझे दूर की पहाड़ियों से धीमी सांसों की आवाज़ें और ऐसे कदमों की आहट सुनाई देती थी जिसे मैं पहचान नहीं पाता था। जो घास पर चलने की आवाज़ जितनी ही शांत होती थी। यह तो हम इसमें देखते हैं कि कैसे जो एक बच्चा होता है वो प्रकृति के बीच बड़ा हुआ, उसकी ज़िंदगी में जो है सुंदरता भी रही, थोड़ा बहुत भय भी रहा। और अब हम आगे की लाइनें देखेंगे जो कि स्टार्ट होती है, नो लेस व्हेन स्प्रिंग हैड वार्म द कल्चर्ड वेल से लेकर शोल्डरिंग द नेकेड क्रैग ओह एट। जब वसंत ऋतु ने उस सुंदर घाटी को गर्म कर दिया तो हम ऐसे घूमते थे जैसे हम किसी चीज़ को लूटने आए हों। जहाँ एक माँ पक्षी ने ऊंची जगह पर अपना घोंसला बनाया था। भले ही हमारा इरादा छोटा और बिना किसी बहादुरी का था, लेकिन उसका अंत बुरा नहीं था। अरे, एक बार मैंने कौवे के घोंसले के ऊपर घास की गांठों और फिसलन भरी चट्टान में आधी इंच की दरारों से के सहारे लटका हुआ था। वह पकड़ बहुत कमज़ोर थी और ऐसा लग रहा था जैसे मैं तेज़ हवा के झोंके से लटका हुआ हूँ, नंगी चट्टान को कंधे से टिकाते हुए। और उस वक्त यह कवि के उस हिस्से की जो है कविता है, पंक्तियाँ है, जब कवि और उसके साथी वसंत के मौसम में उस घाटी में घूम रहे थे जहाँ पक्षियों ने घोंसले बनाए थे। वे शायद पक्षियों के अंडे या बच्चे को चुराने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कवि कहता है कि उसका इरादा अच्छा नहीं था। फिर कवि एक घटना याद करता है जब वह एक कौवे के घोंसले के ऊपर लटका हुआ था। उसने घास की गांठों और चट्टान की छोटी दरारों को पकड़ रखा था और उसकी पकड़ बहुत कमज़ोर थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बस हवा के सहारे ही लटका हुआ है और कभी भी गिर सकता है। तो इसमें हमने देखा, और जो आखिरी की जो पंक्ति है वो अधूरी सी है और इन लाइनों से हमने सीखा कि पता चला हमें कि उस खतरनाक स्थिति में कवि को कैसा महसूस हो रहा था। इस कविता में हमने देखा कि कभी कभी बच्चे नादानी में ऐसे काम कर जाते हैं जो खतरनाक हो सकते हैं और उनका इरादा हमेशा अच्छा नहीं होता। While on the perilous ridge से लेकर of earth and with what motion moved the clouds तक समझते हैं। सोचो, मैं एक खतरनाक पहाड़ी की चोटी पर अकेला लटका हुआ था। तभी मेरे कान में एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे ज़ोर की सूखी हवा चल रही हो। यह हवा धरती की थी और आसमान जैसा लग ही नहीं रहा था। अजीब तरह से बादल हिल रहे थे जैसे कोई उन्हें धक्का दे रहा हो। तो यह जो पंक्तियाँ हैं एक ऐसे पल की बारे में बता रही है जब कवि एक खतरनाक जगह पर अकेला था।
उसे एक अजीब सी तेज हवा की आवाज़ सुनाई देती है जो धरती से आ रही थी, और आसमान भी उसे बदला हुआ लग रहा था क्योंकि बादल अजीब तरह से हिल रहे थे। तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति में कुछ असामान्य हो रहा, और कभी उसे अकेले और खतरनाक जगह पर उस अजीब माहौल को महसूस कर रहा हो। यह एक रहस्यमय और थोड़ा डरावना पल है। डस्ट एज वी आर द इमोर्टल स्पिरिट ग्रो से लेकर मोर पैल्पेबल एज बेस्ट माइट सूट हर एम। तो अब आगे इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम तो बस धूल की तरह हैं, लेकिन हमारे अंदर एक अमर आत्मा बढ़ती है, जैसे संगीत में तालमेल होता है। यह एक ऐसा रहस्यमय काम है जो अलग अलग चीज़ों को मिलाता है और उन्हें एक साथ रहने देता है, जैसे एक परिवार में सब लोग मिलकर रहते हैं। कितनी अजीब बात है कि सारे डर, दर्द और बचपन के दुख, पछतावे, परेशानियां और उदासी मेरे मन में घुल-मिल गए, लेकिन उन सब ने मिलकर मेरे शांत स्वभाव को बनाया, जो तब दिखता है जब मैं खुद पर गर्व महसूस करता हूँ। इसकी तारीफ होनी चाहिए। प्रकृति को धन्यवाद, जिसने मुझे यह सब सिखाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए, चाहे वह अचानक डर के रूप में आए हो या धीरे से चेतावनी दी हो, जैसे सूरज की रोशनी शांति से बादलों को खोलती है। कभी कभी प्रकृति ज़्यादा सख्त तरीके भी अपनाती है ताकि मुझे सही रास्ते पर ला सके, जैसे एक टीचर बच्चे को सिखाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती है। तो इन पंक्तियों में हम सीखते हैं कि भले ही हमारी ज़िंदगी में दुख और परेशानियां आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाते हैं। जैसे संगीत के अलग अलग सुर मिलकर एक सुंदर धुन बनाते हैं, वैसे ही हमारे बुरे अनुभव भी मिलकर हमारे अच्छे स्वभाव को बनाते हैं। हमें प्रकृति को धन्यवाद करना चाहिए जो हमें अलग अलग तरीक़ों से सिखाती है, कभी प्यार से तो कभी सख्ती से, ताकि हम बेहतर इंसान बन सकें। अब आगे हम देखेंगे वन समर इवनिंग लेट बाय हर आई फाउंड अ लिटिल बोट टाइड टू अ विलो ट्री से लेकर ऑफ अननोन मोड्स ऑफ बीइंग माई थॉट्स। तो कवि इन पंक्तियों में कहते हैं, एक गर्मी की शाम जब सूरज ढल रहा था, मैंने एक छोटी नाव देखी जो एक विलो के पेड़ से बंधी हुई थी, एक चट्टान खाड़ी में उसके घर की तरह। मैंने अपनी नाव की रस्सी खोली और किनारे से धक्का दिया और बिना किसी आवाज़ के पानी में उतर गया। ऐसे लग रहा था जैसे मैं चोरी से जा रहा हूँ। पहाड़ों की गूंज भी मेरी नाव की आवाज़ को नहीं सुन पाई। मेरी नाव शांत पानी पर तैरती रही और छोटे छोटे बुलबुले चांद की रोशनी में चमकते रहे, जब तक वे एक ही चमकदार रास्ते में मिल नहीं गए। अपनी नाव चलाने की कला पर गर्व करते हुए मैंने एक सीधी रेखा में दूर एक खास जगह पर अपनी नज़र टिकाई। एक ऊंची चट्टान चोटी पर पहुंचकर मैंने दूर क्षितिज की ओर देखा। ऊपर तारे और धुंधले आसमान के सिवा कुछ नहीं था। वह चोटी एक सुंदर और चमकीली मीनार की तरह लग रही थी। मैंने अपनी चुप्पी शांत झील में डुबोए, और जैसे ही मैंने पहली बार चलाया, मेरी नाव पानी में ऐसे ऊपर उठी जैसे कोई हंस तैर रहा हो। जब मैंने पीछे देखा तो वह ऊंची चट्टान चोटी और भी बड़ी और काली दिखाई दी, जैसे कोई विशाल चीज़ अपनी मर्जी से बढ़ रही हो। उसने अपना सिर उठाया और मैंने फिर से चप्पू चलाया, और वह धीरे धीरे एक भयानक आकार में बढ़ती हुई मेरे और तारों के बीच खड़ी हो गई, बिल्कुल शांत। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी मर्जी से हिल रही हो, एक जिंदा चीज़ की तरह। वह मेरे पीछे चली आई और मेरे चप्पू कांप रहे थे, और शांत पानी में मैंने अपनी नाव वापस विलो के पेड़ की ओर मोड़ी। वहाँ मैंने अपनी नाव बांध दी और उदास मन से घर की ओर चला गया। कई दिनों तक मेरा दिमाग उस दृश्य के बारे में सोचता रहा, एक धुंधली और अनिश्चित भावना के साथ। मेरे विचारों में अजीब तरह की कल्पनाएं चलती रही। तो इन पंक्तियों में हमने देखा कि एक रात की है जब कवि अकेले नाव चला रहा था। वह एक ऊंची चोटी को देखता है जो उसे एक जिंदा चीज़ की तरह लगती है, और उसे थोड़ा डर भी लगता है।
जब वह वापस लौटता है तो वह दृश्य उसके दिमाग में कई दिन तक घूमता रहता है। वह कहानी हमेशा तो यह जो कविता हमें दिखाती है कि कभी-कभी प्रकृति की कुछ चीज़ें हमें अजीब और रहस्यमय लग सकती हैं।